आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने आप सभी को कहा था कि रीट मेंस है वो 2026 में होने की संभावना है। उससे पहले कुछ भी संभावना नहीं। अगर ना के बराबर अगर होती है तो नवंबर और दिसंबर के बीच में हो सकती है, लेकिन जनवरी से पहले 2026 में उससे पहले कोई संभावना नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारे पास डेट है वो 17 से लेकर के 21 तक इन पारियों के मध्य है वो रीट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि हमने पहले आपको बोला था कि हम रीट के जो प्री है उसके 30 मॉडल पेपर है वो आपको करवाएंगे और उन्हीं मॉडल पेपरों से लगभग 110 प्रश्न है वो आए हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि हम मॉडल पेपर है वो कम से कम 20 और अधिकतम हम 30 मॉडल पेपर है वो सब्जेक्ट हिंदी के करवाने वाले हैं, और सामाजिक के भी हम कोशिश करेंगे कि आपको करवाए, लेकिन हिंदी की मॉडल पेपर आपको 20 और 30 के मध्य देखने को मिलेंगे। और ये परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इसके अंदर राजस्थान के जीके है, शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, ये सब इसके अंदर करंट अफेयर है। सारे के सारे प्रश्न है वो समायोजित करके हम कर रहे हैं। रीट मेंस 2026 की हम तैयारी है वो कर रहे हैं, और हिंदी की हम पहला मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं। तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप होली का त्यौहार मना करके एक बार फिर से पढ़ाई के अंदर एक्टिव मोड में आए हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए हमारे मॉडल पेपर की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वो ये रहा, IM शक्ति उड़ान के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? इस योजना का प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष तक की प्रत्येक किशोरी या महिला को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाना, या इस योजना के संचालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। कौन सा कथन है वो सत्य है, यह इसके अंदर है, हमें पूछा गया है। तो इसके अंदर चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा इसका क्या होगा, संचालन है वो किया जाएगा। इसके अंदर चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई, यानी सूर्य मिश्रण के द्वारा जो अधूरी छोड़ी गई रचना वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? आपको बता देता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण है वो किया गया है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्नों की ओर, जैसे जैसे हम मॉडल पेपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रश्नों का और हम समायोजित करते हुए चलेंगे। तो किसने है वो वंश भास्कर को पूर्ण किया था? कर्णिदान के द्वारा, मुरारीदान के द्वारा, शिवदान के द्वारा या वीरभान के द्वारा? तो सूर्यमल मिश्रण है वो वीरभान के द्वारा है। छोड़ी गई रचना जिसका वंश भास्कर है वो वीरभान के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर में, ईडर में, मानगढ़ में या कुशलगढ़ में? कहाँ पर 1913 का जो भील का विद्रोह है वो हुआ था देखने को हमें मिलता है मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर है वो देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान कौन है जो महाराणा कुंभा के दरबार में उपस्थित थे? मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी या हेमचंद्र? तो महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर है वो जिनसेन सूरी थे। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, मुनि जिनसेन सूरी। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया वह कौन है? प्रहलाद एवं हमीर थे, या वीर नारायण एवं हमीर थे, या उदय सिंह है या एवं हमीर थे, बांगभट्ट एवं हमीर थे? तो सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध करने वाले बांगभट्ट और हमीर थे। चौथा ऑप्शन है
वह इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा, किसको सौंप दिया था? आमेर के जगन्नाथ कछवा को, बीकानेर के राय सिंह को, 1576 के बाद की बात हो रही है, आमेर के मान सिंह को या मिर्जा राजा इस्माइल बेग को? तो अकबर ने उदयपुर का जो प्रशासक है वो जगन्नाथ कछवा को सौंपा गया था। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से हमें सुमेलित नहीं है, हाँ और नहीं को सबसे पहले ध्यान में रखना है। एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता है, उनमें कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, कौन सा है वो सुमेलित नहीं है इसमें? तो प्रतापगढ़ है वो रमेश चंद्र ओझा है वो नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो हमारा तीसरा है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1927 में, 1925 में, 1912 में या 1897 के अंदर? शेखावाटी के अंदर यानी सीकर के अंदर जाट आंदोलन है वो 1925 के अंदर हुआ था। तो 25 दूसरा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला ऑप्शन है, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसकी जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशन या प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल किया गया था। अगला है, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी सही है, हमें पूछा है सही उत्तर का चयन करना है, तो इसके दोनों ऑप्शन है वो सही हैं। हाँ, चौथा ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की ओर। समिति, कौन सी समिति है जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश है वो की गई थी? प्रश्न की लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अभी आरएस के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था, प्रश्न की भाषा अलग थी। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत बार पूछा जाता है। शंकर देवराव समिति के द्वारा, सत्यनारायण राव समिति के द्वारा, वीपी मेनन समिति के द्वारा या के मुंशी के द्वारा? तो जयपुर को राजधानी बनाने का जो सिफारिश की गई थी वो पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा है वो की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुचामनी ख्याल है वो लच्छीराम के द्वारा, भानूजी महाराज के द्वारा या नानूराम के द्वारा या सोहनलाल के द्वारा? इसके प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? तो लच्छीराम है वो माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्ष रखा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 या राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2012 या राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009? तो कौन सा है वो रखा गया है पूर्णतः? तो इसके अंदर राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2012 है वो ये इसका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न, हाँ 12 कर ले। प्रश्न नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? इनमें से कौन सी है मारवाड़ शैली की उपशैली है वो नहीं है? किशनगढ़, बीकानेर, देवगढ़, नागौर? तो मारवाड़ है वो उसकी तो देवगढ़ शैली है वो उपशैली नहीं है मारवाड़ की, मेवाड़ की रही है ये। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराजा मानसिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने? तो अचलगढ़ के जो किले का निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा है वो करवाया गया था। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ महल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। बादल विलास महल जैसलमेर बिल्कुल सही है। लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर बिल्कुल सही है। जूना महल
डूंगरगढ़ में, डूंगरपुर में या फूलसागर महल उदयपुर के अंदर। तो कौन सा है वो इसके अंदर सही नहीं है, ये पूछा है। तो जूना महल डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही, लेकिन फूलसागर महल है वो उदयपुर के अंदर नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कब की गई थी? 25 दिसंबर 2019 को, 13 दिसंबर 2019 को या 17 दिसंबर 2019 को, 30 दिसंबर 2019 को कब शुरू की गई थी? तो यह 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ लोक देवी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका मंदिर है वो दे रखा है। आई माता बिलाड़ा में, नारायणी माता शोकर नहीं सीकर में, केवाई माता जोधपुर में, चौथ माता टोंक में। देखिए इसके अंदर हमें सुमेलित पूछा है तो आई माता बिलाड़ के अंदर है वो इसका सही हो जाएगा, और सभी है वो सत्य नहीं। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया, किसके द्वारा किया गया? मणिराम व्यास ने, शांता गांधी ने, भानु भारती ने, गोपीचंद ने। कौन सा जसमा ओडन है उसका पुनर्रचना की गई थी? तो दूसरा ऑप्शन है शांता गांधी के द्वारा है वो किया गया था। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोली और जिले के हिसाब से हमें पूछा है। घोड़वाड़ी दालोर के अंदर बोली जाती है, बागड़ी बांसवाड़ा में, खेराड़ी भीलवाड़ा के अंदर, निमाड़ी नागौर के अंदर। कौन सी बोली है वो सुमेलित नहीं, ये पूछा है। तो निमाड़ी है वो नागौर के अंदर नहीं बोली जाती। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। हांकर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, गला में, कमर में या हाथ में? हांकर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रूमा देवी को, संतोष देवी को, अवनी लेखरा को या रजत चौहान को? तो आजीविका है, ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी को बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? 13 दिसंबर 2018 को, 1 सितंबर 2018 को, 13 सितंबर 2019 को या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान जो जन सूचना पोर्टल है उसकी शुरुआत है वो कब की गई थी ये पूछा है। तो 13 दिसंबर 2019 को की गई थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर हम चलते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग में, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भाग में, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर कोपेन का जो ए वाला वर्गीकरण है वो कहाँ पाया जाता है? तो हम बात करें राजस्थान के नक्शे की तो कोपेन के हम दक्षिण और दक्षिण पूर्वी की जो भाग है इधर वाली साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान में जिलों का समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है आधा आवरण? उदयपुर, दौसा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक और कोटा में, या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, बूंदी, सिरोही और कोटा में? या हम बात करें उदयपुर, बारां में, अलवर में, चित्तौड़गढ़, कोटा, जालौर, बूंदी में, या फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही या बूंदी? तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इनके अंदर है घनी संघनता देखने को मिलती है। तो चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बारां में, अलवर में, सिरोही और बूंदी, यहाँ पर हमें अधिकतर वन है वो देखने को मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में कौन से भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर? तो राजस्थान में काली मिट्टी है वो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर देखने को मिलती है और ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? यह पूछा राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिले में
पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादन राज्य, बिल्कुल सही है। और पन्ना निक्षेप भी राजमंद और अजमेर के अंदर होता है, यह भी सही है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता, नहीं ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार के लिए बिल्कुल अग्रणी है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलत हमें पूछा है। अगला प्रश्न नंबर 27 की ओर हम चलते हैं। गिर लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में या कोटा के अंदर? तो गिर लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो कोटा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर हम चलते हैं। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या होगा? जनगणना 2011 के अनुसार हमें पूछा है ग्रामीण के हिसाब से। जैसलमेर बाड़मेर 12 में, जैसलमेर अलवर एवं बाड़मेर में, बाड़मेर 12 एवं अलवर में, बाड़मेर जैसलमेर एवं अलवर। तो नगरीय दशकीय ग्रामीण और नगरीय की बात करें 2011 के अनुसार सही क्रम के अंदर तो बाड़मेर जैसलमेर और अलवर है वो इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? चना एवं दूर, चना एवं मूंग, चना एवं मटर, मूंग एवं मैसूर। तो उत्पादन के हिसाब से हम प्रमुख दालों की बात करें तो चना एवं मूंग है वो सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण नंबर 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं को सुधार में लाना, शहरी क्षेत्रों में विद्यालय सुधार योजना, शिक्षा में सुधार, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार, नई सड़कों का निर्माण करना। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास का जो कार्यक्रम है उसके अंदर जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं है यानी सुधार करना होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान कुसुम स्वीकृति किया गया था, कब की गई थी? किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए, या किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, या ए है यानी ऊपर पहला और दूसरा दोनों सही है, या किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। तो इसका सौर ऊर्जा है किसानों के लिए किस लिए स्वीकृत प्रदान की गई थी, ये प्रश्न था। और यहाँ पर इसका उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है, किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए ऊर्जा संसाधनों को स्थापित करना है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर हम चलते हैं। कौन सी जनजाति में मुख्य 2 वर्ग बीजा और माला होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजा और माला कौन सी जनजाति के अंदर होते हैं? मीणा में, कंजर में, ग्रासिया में या सांसी में? तो ये सांसी जाति के अंदर होते हैं। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 की ओर हम चलते हैं। नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY प्रारंभ नहीं की गई? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? कहाँ पर है वो नहीं की गई थी स्वीकृति? तो यह अजमेर के अंदर नहीं की गई। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? 5 लाख तक का, 3 लाख तक का, 1 लाख तक का या 2 लाख तक का? तो 5 लाख तक का ऋण है वो प्रदान किया जा रहा है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर हम चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, या सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम, या स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो यह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इसके अंदर है उत्सव भोज योजना का शुरू की गई है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की ओर हम चलते हैं। वो यह है आप सभी के सामने स्क्रीन पर रहा। राजस्थान जन आधार योजना कि मुख्यमंत्री के द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई थी? वर्ष 2018-19 में, 19-20 में, या 20-21 में, या 21-22 में? तो जो जन आधार योजना है वो 19-20 के अंदर की गई थी।
तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है 890 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष, या 914 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष, 917 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष, 928 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान की शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो 914 महिलाएं हैं, वो 1000 पुरुषों की प्रति रही है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या पाली के अंदर? कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। टूरिस्टम ये जैसलमेर के अंदर है, वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, राजस्थान में कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र फैलाता है? पश्चिमी शुष्क समतल क्षेत्र में, लूणी घाटी का मध्यम समतल क्षेत्र, अति शुष्क एवं कुछ वंचित क्षेत्र, दक्षिण का उपवन समतल क्षेत्र। तो राजस्थान का जो जलवायु क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम किसके अंतर्गत आता है? तो अति शोषक और कुछ वंचित क्षेत्र है। हम राजस्थान की इधर वाली साइड की हम बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो आता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। बागौर को, चाकसू को, जहाजपुर को या बेराट को? चंपावती के नाम से चाकसू को जाना जाता था, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाण स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल? ताम्रपाषाण की हम बात करें तो आहड़ सभ्यता है वो रही है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 की ओर हम चलते हैं, वो ये रहा 42 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का हमें चयन है वो करना है। एक तरफ ऊंट उत्सव, हाथी उत्सव, मरु मेला, थार महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं ये पूछा है। ऊंट उत्सव है वो बीकानेर के अंदर होता है। ऊंट उत्सव कहाँ पर? बीकानेर में, तो पहले में। दूसरा, और हाथी महोत्सव वो जयपुर के अंदर होता है, तो जयपुर तीसरे में है, तो 2 बाकी बाद 3 आ जाएगा। उसके बाद मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर होता है, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा थार महोत्सव बाड़मेर में, तो 3 2 3 4 1 है। 2 3 4 2 3 2 3 4 1 पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हम प्रश्न नंबर 43 की ओर। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। महाराजा गज सिंह प्रथम, महाराजा हनुमंत सिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो दलथम्बन की उपाधि है वो गज सिंह प्रथम के द्वारा दी गई थी, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वाई जय सिंह के द्वारा वेधशाला स्थापित नहीं की गई बनाई गई ये पूछा? दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में या ग्वालियर के अंदर? कहाँ पर? दिल्ली में बनाई थी, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में, लेकिन ग्वालियर के अंदर नहीं बनाई, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में ये अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, सेवा समाज सेवा संघ या वेद समाज? वेद समाज तो कौन सी संस्था है जिसको अजमेर के अंदर स्थापित है, स्थानांतरित की गई, पहले उदयपुर में की और दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह परोपकारिणी सभा है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए शेडी पर विशेष जोर देने के साथ स्कूल शिक्षा के दायरे को खालिस्तान शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। औपचारिक और गैर औपचारिक, कठोर, औपचारिक और अनौपचारिक, कठोर और औपचारिक। तो स्कूली शिक्षा के दायरे को औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के मोड में शामिल करते हुए सीखने के कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्रसिद्ध अचलगढ़ किले किस जिले में स्थित अचलगढ़ है, वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, सिरोही में या उदयपुर के अंदर? तो
अचलगढ़ है वो सिरोही के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना है वो कब की गई थी? 15 अगस्त 1959 को, 1 अगस्त 1974 को, 1 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1900 क्या हो गया 1900, बहुत बड़ी संख्या लिख दी भाई, 1964 को। इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय कृषि जेतपुर वाला है उसकी 1974 के अंदर हुई थी। 1 अगस्त 1974 में, 1 अगस्त 1964 में, 1 अगस्त को हुई थी 1964 में। ये क्या हो गया संख्या इससे, हमें ये 7 अलग से आया। तो इसका 1 अगस्त 1964 वाला है, 1 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे, कितने घंटे हैं वो निर्धारित है, वो किए गए हैं। तो 45 घंटे निर्धारित किए गए। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है। विद्यालय भवन की स्थिति के चयन में ध्यान रखने योग्य बिंदु है। शोरगुल से दूर रखना, बिल्कुल सही है। समतल एवं अच्छी भूमि होनी चाहिए, सड़क में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। मीठे पानी की उपलब्धता, यानी ये सभी वाला है। चौथा ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 51 है। एसएमसी के गठन का प्रावधान रेट की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? कौन सी धारा के अंदर है एसएमसी का गठन किया गया है? 19 में, 20 में, 21 में या 22 में? तो धारा नंबर 21 के अंदर एसएमसी की गठन है वो किया गया। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 की ओर हम, सॉरी 1 मिनट, धारा नंबर 22 के अंदर है, सॉरी, धारा नंबर, एसएमसी का गठन धारा 21 में है। प्रश्न नंबर 52 की ओर हम चलते हैं। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे है नवोदय विद्यालय, या सैनिक स्कूल हैं, या शारदीय बालिका छात्रावास हैं, या स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है। तो कौन से जो उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं? तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है। निम्नलिखित में से शैक्षिक टीवी चैनल है दूरदर्शन, ज्ञानवाणी, तरंग या ज्ञान दर्शन? कौन सा शैक्षिक टीवी चैनल है? तो ज्ञान दर्शन रहा है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 की ओर हम चलते हैं। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेजेला गजेला, या अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, या टिको मेलांडुलेटा, या प्रोसेसिव सीनेरिया? गोडावन का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 की ओर हम चलते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया था? 1 दिसंबर 2019 को, या 1 सितंबर 2019 को, या 18 दिसंबर 2019 को, या इनमें से कोई नहीं। तो जन आधार योजना है उसका जो शुभारंभ है वो 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 है। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? 13 दिसंबर 2019 को, सॉरी 13 अगस्त 2018 को, 1 सितंबर 2018 को, 13 सितंबर 2019 को, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत है वो की गई थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, अवनी लेखरा, डॉक्टर नीरज के पवन, या अलका रानी? तो हम राजस्थान का जो वर्तमान क्रीड़ा अध्यक्ष है उसके डॉक्टर नीरज के पवन रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 58 की ओर। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हम करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं वो लेते हुए चल रहे हैं। जैसा जैसा आपका जो सिलेबस है रीट का, उसके हिसाब से हम प्रश्नों का समायोजित करके फिर हमने ये मॉडल पेपर तैयार किए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ कहाँ पर कालीबाई संग्रहालय का निर्माण है वो किया जाएगा?
ये 2024-25 बजट के अंदर घोषणा हुई थी। तो उदयपुर के अंदर है, वो होगा तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाने किसे राज्य के मानवाधिकार आयोग बनाने अध्यक्ष बनाने के लिए आवश्यक है? कौन है वो राज्य का मानवाधिकार आयोग? उस न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है, या पूर्व राज्य का मुख्य सचिव रहा हो, या राज्य प्रशासन सेवा का अधिकारी हो, या राज्य का कोई भी व्यक्ति हो। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है जो उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, यानी जिसने सेवा पूर्ण कर ली हो, वह बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा है, वो की जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, सुमेलित करना है, एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ है वो जिले दे रखे हैं। जगरोती, डाडी, नागरचौल, धावड़ी। तो जगरोती है वो करौली के अंदर है, बोली जाती है। तो करौली कहाँ पर है? चौथे ऑप्शन में है। तो पहले में 4 आ जाएगा। डाडी है, डाटी वो बाड़मेर के अंदर, तो बाड़मेर है वो 3 में, यानी 4 3। और नागरचौल टोंक के अंदर बोली जाती है, और बच गया 1 4 3 2 1 है, वो हो जाएगा। तो 4 3 2 1 दूसरे ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 62 की ओर। जमींद्रो धनीकुंड एवं मिंजर पुस्तकें के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, अंबिका दत्त व्यास, शिवचंद्र भरतिया, आइदान सिंह भाटी। जमींद्रो धनीकुंड और मिंजर है, इनके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल सेठिया रहे हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ऐसे कैसे भी प्रश्न नंबर 57 कैसे हो गया? प्रश्न नंबर 63 है, राजस्थान के आस्था योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्ति, विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्ति जिनके 40% से अधिक दिव्यांगता, या बीपीएल कार्ड धारक, या वे परिवार जिनके 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष जन योग श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। तो आस्था योजना अभी शुरू हुई है, करंट अफेयर का ये प्रश्न है, और ये हमें पूछा इनमें से कौन पात्र हो सकता है। तो इसके अंदर वे परिवार जिनके 40% से तो अधिक दिव्यांग होने चाहिए, और कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक होने चाहिए। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? स्वनिधि योजना अभी शुरू हुई है, करंट अफेयर का प्रश्न है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सशक्तिकरण करना, या अनुसूचित जनजाति के परिवारों का सशक्तिकरण करना, या स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण करना, या गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण। तो जो स्वनिधि योजना है उसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण करना। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 65 की ओर। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 2024-25 करंट अफेयर का ये प्रश्न है। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राजसमंद में, उदयपुर में, पाली में, या चित्तौड़गढ़ के अंदर? तो यह पाली के अंदर स्थापित है, वो किया जाएगा। पाली है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 66 की ओर। पियाजे की दृष्टि से वय वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या रूप संक्रियात्मक अवस्था? तो 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 की ओर हम चलते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है? किसे कहा जाता है? शिशुअवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो किशोरावस्था रहती है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 की ओर चलते हैं। सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? सृजनात्मकता मौलिकता है,
नवीनता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि नहीं हो सकती, अवधारणा असाधारणतः हो सकता है। सृजनात्मकता वही है जो साधारण नहीं है, जो मौलिक है, जो नवीन है। तो ये तीनों है वो हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि है वो नहीं होगा। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 की ओर चलते हैं कि कौन से सिद्धांत सीखने की विधि पर आधारित है? लघुपदीय सिद्धांत, स्वक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत। सीखने की विधि का आधारित सिद्धांत है लघुपदीय सिद्धांत। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, स्किनर के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी है? स्किनर के अनुसार आत्मविश्वास का अभाव होता है। मंद बुद्धि वाले बालकों की पूछे, बिल्कुल सही, भाव होता ही है। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक रुचि होती है, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन पाया जाता है, ये भी सही। इस प्रकार इसका तीनों ऑप्शन सही हैं, अतः उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, बुद्धि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सर्वाधिक सही है? स्पेयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत, बर्ट का समूह कारक का सिद्धांत, गोलमेल का भावात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना। बुद्धि के संबंध में सारे सही हैं, बुद्धि के सिद्धांत सभी हैं और उनके जो देने वाले हैं वो भी सही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा है कि कौन सा राइट है, ये पूछा है। तो इसके अंदर पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, उसके बाद चौथा आया था, उसके बाद ये गोलमेल वाला आया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रक्षेपण विधि या आत्मनिष्ठ विधि? कौन सी विधि है फ्राइड की? प्रक्षेपण विधि है वो व्यक्तित्व अध्ययन विधि मानी जाती है। सॉरी, क्या पूछा है? व्यक्तित्व अध्ययन विधि की मनोविश्लेषण विधि मानी जाती है फ्राइड की। फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि है वो मानी जाती है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 73 की ओर। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं निर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। 25 से जो कम बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम के आधार पर है? आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम या प्रभाव का नियम? तो संबंधित परिवर्तन का नियम है वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, किसके अनुसार परिपक्वता और सीखना अलग प्रक्रिया नहीं है वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध और एक दूसरे पर निर्भर है? कोलसेनिक ने कहा है, स्टीफेन कहा है, सिम्पसन ने कहा है या मर्सेल ने कहा है? तो यह परिभाषा है वो कोलसेनिक के द्वारा दी गई, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। ई पुलिस के द्वारा निम्न में से कौन सा डाटाबेस तैयार किया जाता है? पुलिस अधिकारियों की सूचना, अपराधियों की जानकारी, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं? तो ई डाटाबेस है वो पुलिस अधिकारियों की सूचना देती है, जानकारी अपराधियों की, दोनों कथन है, ए और बी दोनों है वो इसके सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से किसका प्रयोग एफआईआर दर्ज करवाने तथा उसकी स्थिति ऑनलाइन जानकारी के लिए किया जाता है? ई न्यायालय का, ई पुलिस का, ई शासन सचिव का या ई पंजीकरण का? तो एफआईआर दर्ज करवाने और उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए वो ई पुलिस का होता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, ई न्यायालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगरप्रिंट, प्रमाणन, उपयुक्त सभी? तो सभी का किया जाता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, ई लर्निंग को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? आभासी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या उपयुक्त सभी मुख्य धारा है? उपयुक्त सभी जो मुख्य धारा के अंदर यानी ऊपर के जो सभी हैं वो आते हैं, तो इसके अंदर है वो सभी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, निम्न में से ई लर्निंग की मुख्य धारा है डिस्टेंस एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, उपरोक्त दोनों उनमें से कोई नहीं? तो डिस्टेंस एजुकेशन है वो आता है, पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, अनुकरण की विधि भाषा और शैली से संबंधित? सही उत्तर है दोनों छात्र की, छात्र शिक्षक की, शिक्षक छात्र की या दोनों शिक्षक की? दोनों शिक्षक की भाषा और शैली है वो दोनों शिक्षक की होती है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, छात्रों को नवीन परिस्थितियों से उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली
विधि है? निरीक्षण विधि, इकाई विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। छात्र को नवीन परिस्थिति उचित बनाने के लिए समर्थ निरीक्षण विधि होती है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास करना, एक इकाई को समग्र शिक्षण करना, शिक्षण सामग्री को क्रमिकता से प्रस्तुत करना, या इनमें से कोई नहीं। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? एक इकाई को समग्र शिक्षण प्रदान करना, शिक्षण करना, यह होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों पर अधिक बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, सर्वभाष्य विधि, आगमन निगमन विधि। बोलने की अपेक्षा पढ़ने लिखने के ऊपर आगमन और निगमन विधि है वो होती है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 की ओर हम चलते हैं। निम्न में से द्विभाषी पद्धति से संबंधित सही कथन नहीं है। अनुवाद शिक्षण द्वारा सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में प्रयोग करना, छोटी कक्षाओं में असंभव, मातृत्व मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी। निम्न में से द्विभाषी पद्धति का हम प्रयोग है वो कौन सा नहीं है? यह पूछा। सम्मेलन गोष्ठियों के अंदर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, व्याख्या विधि का प्रयोग होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा कथन सैनिक विधि के संबंध में गलत है? यह द्वितीय भाषा शिक्षण विधि है, नहीं हो सकती। द्वितीय भाषा शिक्षण विधि कैसे हो सकती है? ये होगा इसका गलत। और देखते हैं इन्हें, इसमें सिद्धांतों की जगह कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मौखिक कथनों पर बल देती है, यह भी सही है। और ये संवाद का अर्थ बताना, उसे याद कराना होता है, यह भी सही। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन है वो गलत है, और हमें गलत ही पूछा है, तो पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। माइकल शेमर 1535 के द्वारा प्रतिपादित विधि है। प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि, अभिक्रमित, अधिगम या ध्वन्यात्मक विधि। तो यह ध्वन्यात्मक विधि हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। माइकल शेमर ने ध्वन्यात्मक विधि है वो दी गई थी। प्रश्न नंबर 88 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? श्रुति लेखन विधि, प्रत्यक्ष लेखन विधि, व्यक्तिक मौन वाचन या वाचन विधि। कौन सा है वो इसका राइट हो जाएगा? प्रत्यक्ष है, तो इसका प्रत्यक्ष लेखन विधि है, उच्चारण शुद्धता के अंदर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, कहानी शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य है ध्यानपूर्वक सुनने की अक्षमता का विकास करना, मौखिक एवं लिखित आदि कौशलों को विकसित करना, कहानी लेखन में निपुणता विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो कहानी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य है वो ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकास करना होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, विश्लेषणात्मक विधि में कार्य करने व अनुकरण का सही क्रम है। उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण या परीक्षण। उदाहरण, उसके बाद परीक्षण, परीक्षण के बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद विश्लेषण। सबसे पहले विश्लेषणों की बात करें, उदाहरण, सामान्यीकरण, परीक्षण और विश्लेषण, ये इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद परीक्षण करेंगे और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन है वो गलत है? ये पूछा है। च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, कहते हैं। क वर्ग है तथा अ आ कंठ वर्ण माने जाते हैं। समस्त स्वरघोष वर्ण है, अड और ड को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन समस्त वर्ग अघोष नहीं हो सकते, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 की ओर हम चलते हैं। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द है वो नहीं है? पाठशाला, व्यायाम, कोयल। उर्दू, राजस्थानी, मराठी, जलयान, वायुयान, गिलास, अदालत, साक्षी, ठटेरा। कौन से विदेशी शब्द है वो नहीं है? तो पाठशाला, व्यायाम और कोयल है, इसके अंदर नहीं है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 की ओर हम चलते हैं। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो 2 भेद हैं, तो 3 भेद हैं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 94 की ओर। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो नहीं हुआ है? आप जो करो सो
थोड़ा है, सो हो गया, यह इसके अंदर है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जितना उतना इसके अंदर आ गया, लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो इसके अंदर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है? सरल, योग्य, उदार, गोल, चपटा, विशाल, भारतीय, पंजाबी, जापानी, कोमलता, नवीनता, कृत्रिमता। कोमलता, नवीनता कौन सी विशेषण शब्द है? वो नहीं है। तो कोमलता, नवीनता, कृत्रिमता इसके अंदर नहीं है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 है, सोहन ने उठकर दूध पी लिया। उठकर कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थ क्रिया? तो उठकर है, काम करने से पहले एक काम और हो गया है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97 है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। कौन सा है वो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है? वह धीरे बोला, वह कुत्ता काला है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो क्रिया विशेषण वह धीरे बोला, तो पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 98 की ओर। हम निम्न में से कौन सा शब्द कारक है प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप है वो बदलता है? बालक है, पुस्तक है, दीवार है या दाल है? अभी एक ऐसा प्रश्न है वो आया था, उसका विलोम शब्द पूछा गया था शायद। उसके अंदर बहुत ही, जैसे उसके अंदर आया था बहन का पूछा था शायद, उसके अंदर भाइयों दे रखा था और बहनोई दे रखा था। ऐसा प्रश्न आया था और बार बार कमेंट भी आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर उसके अंदर बहनोई दे रखा है तो उसका बहनोई हो जाएगा, अगर बहनोई नहीं है तो उसके अंदर भाइयों हो जाएगा। तो आप इसको याद कर ले, क्योंकि बहन का बहनोई होता है। अगर उसके अंदर बहनोई दे रखा है तो उसका उत्तर बहनोई ही होगा, अगर नहीं दे रखा है तो भाइयों हो जाएगा। अब हम ये प्रश्न है कि कौन सा प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन में रूप है वो बदलता है, यह हमें पूछा है, तो बालक हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ है, स्कूल है, स्टोव है या केतली है? कौन सा स्त्रीलिंग? केतली हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? जनता, दर्शन, लोग, आंसू। ये लोग, आंसू, हस्ताक्षर ये बहुवचन के हैं, बहुवचन, और जनता, समाचार ये एक वचन के अंदर है बातें। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्त हुई है? कौन से काल है वो प्रयुक्त हुआ है? अगर यदि हम अब भी नहीं संभले तो आ गया उसके विनाशकारी परिणाम आएंगे। आसन भूतकाल, हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, आएंगे तो आसन भूतकाल ये तो हो गए। संदिग्ध वर्तमान तो संभाव्य वर्तमान काल, वो सॉरी भविष्य काल आ जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, आज शिक्षक के द्वारा अच्छा भाषण दिया गया को, इस वाक्य को हम कर्तावाच्य में परिवर्तित करना है। शिक्षक के द्वारा दिया गया भाषण अच्छा था। आज शिक्षक ने अच्छा भाषण दिया। आज शिक्षक अच्छा भाषण देंगे। शिक्षक ने आज अच्छा भाषण दिया। आज शिक्षक ने अच्छा भाषण दिया। आज शिक्षक ने अच्छा भाषण है वो दिया। तो आज शिक्षक अच्छा भाषण दिया, ये हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त कौन सा है? गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर। तो इसका चौथा लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर है वो हो जाएगा गत्यावरोध हो जाएगा इसका। अभिप्सा में बड़ी आएगी और गुरुपदेश के अंदर गुरुपदेश नहीं होगा, गुरुपदेश है वो हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, निम्न में से असंगत संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? ये पूछा है। स्वदेशा सु प्लस आदेश यण संधि, सु प्लस आदेश यण संधि। रामायण रामे प्लस अयन अयादि संधि। वसुदे
वसुदेव, वसुधा प्लस एव वसुदेव। वृद्धि संधि, धर्मण अधर्मण, अधम प्लस ऋण। गुण संधि, तो हमें सही संधि का असंगत पूछा है तो स्वदेश यण संधि आएगा। रामायण के अंदर अयादि संधि आएगा। वसुदेव के अंदर वृद्धि संधि नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, वसुधा प्लस एव वसुदेव। यह वाला तीसरा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। हंस वाहिनी, हंस है वाहिनी जिसका वह। तो दही बड़ा वाला है वो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि दही का समास विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, किस समास के पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में या द्वंद्व में? कौन से समास के अंदर है वो विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है? तो ये कर्मधारय के अंदर होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? पराजय, पराभव और परायण। उपसर्ग रहित पूछा है। अकाल, अथल, इसके अंदर अ है, इसके अंदर कु है और दुश्चिंता, लेकिन पराजय के अंदर है। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 की ओर चलते हैं, किस क्रमांक में कर्तृ प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कर्तव्य प्रत्यय, संबंधवाचक कर्तव्य प्रत्यय, क्रियावाचक कर्तव्य प्रत्यय, कर्मवाचक कर्तव्य प्रत्यय। को कौन सा है वो संबंधवाचक नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची के संबंध में सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। तलवार, क्या पर्यायवाची को सुमेलित करना? तलवार उसको वक्र कहते हैं, तलवार को वक्र कहते हैं, यानी तीसरा हो जाएगा। तलवार को कृपाण कहते हैं, सॉरी वक्र काई को। तलवार है उसको तलवार कहाँ पर पर्यायवाची कृपाण हो जाएगा। और टेढ़ा है उसको वक्र, टेढ़ा है उसको वक्र कहते हैं। तरु को क्या कहते हैं? तरु को हम वृक्ष कहते हैं और पटु को वर्ण कहते हैं। तो यानी 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, कौन से में 4, 3, 1, 2 पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, किस समूह है कि सभी शब्द पर्यायवाची सही पर्यायवाची हैं? सिंधु, सुता, वर्ष, भानु, विचि, किनास, अंतक, मध्वरी, सहोदर, भ्रातारण, माधव, केशवे, पीताम्बर। तो माधव, केशवे, पीताम्बर ये इसके सभी है वो हो जाएंगे सही। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, उस शब्द को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। उचित, अनुचित, चोरी, डकैती, सत्य, असत्य, न्याय, न्याय। चोरी और डकैती एक सा ही होते हैं, इसके विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, समूह का आमुख, हास का रुदन। कौन सा सही नहीं? समूह का आमुख नहीं होता, समूह का आमुख एक होते हैं, समूह का विमुख होता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, निम्न शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं जो शब्द इस श्रेणी में सही नहीं आता। सारंग का पूछें, वादक, सर्प, सिंह, भेरा होता है लेकिन वादक नहीं होता है। सारंग के होते हैं लेकिन वादक है वो नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से बेमेल अनेकार्थी अनेकार्थक शब्द है? कौन सा बेमेल अनेकार्थक शब्द है? गो, गाय, इंद्रिय, स्वर्ग होता है, बिल्कुल सही है। खत, पत्र, आख्यान, खजाना, दर्रा, पद्धति, उपाय, व्यवहार, ठाकुर, देवता, ईश्वर और स्वामी। ठाकुर, देवता, ईश्वर, स्वामी ये तो होता ही है। खत, पत्र, आख्यान ये भी होता है, लेकिन दर्रा है वो इसका नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, किस क्रमांक में सवेद सवेद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? सवेद और सवेद का मैं पूछा, सवेद स्वच्छ, सवेद पसीना, एक सवेद स्वच्छ और धुंधला, पसीना और उज्जवल। एक सफेद होता है उसका तो इसका तो हो जाएगा सफ़ेद, और एक सफ़ेद है इसका पसीना हो जाएगा। तो सफ़ेद और पसीने दूसरे में है सफ़ेद और पसीना, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 की ओर चलते हैं, किस शब्द युगम में सही अर्थभेद नहीं है? गोत्र, गोत्रा, वंश और पृथ्वी, बिल्कुल सही है। जरा जरा, थोड़ा और बूढ़ा,
तप ताप, तपस्या और गर्मी, द्रव्य द्रव्य और द्रव्य, द्रव और द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, कौन सा सही? अच्छा सही नहीं, ये पूछा है तो गोत्र वंश होता है, गोत्रा पृथ्वी होती है, बिल्कुल सही है। जरा, एक के नीचे जरा का मतलब इसका तो थोड़ा होता है और इसका बूढ़ा होता है, बुढ़ापा होता है, ये उल्टे दे रखे हैं तो ये इसका हो जाएगा। तप, तपस्या और ताप का गर्मी, ये सही है। द्रव्य तरल और द्रव्य धनी हो जाता, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा, जिजीविषा, खाने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, मारने डालने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, बिल्कुल सही है। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, ये भी सही है। नहीं, खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, किस विकल्प में असंगत कथन है? जिसको त्याग नाश के अत्याजे, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अद्वितीय का, जो बिना अंतर के घटित हो, अजय, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। असंगत कथन है वो कौन सा है? जो बिना अंतर की घटित हो से आगे नहीं, आगे तो जो जाने ही नहीं जा सके उसको कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं या 8 है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में दोष क्या है? अवनति दोष है, पदक्रम दोष है, क्रिया दोष है या सर्वनाम दोष है? मैं इतना मीठा चाय नहीं, मैं इतनी मीठी चाय नहीं, यानी अवनति संबंधी दोष है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? उच्चिष्ट, प्रतिनिधि, दृष्टा, गरिमा, दंपति, गृहिणी, अधीन, दुरावस्था, कौन सा शुद्ध है? तो गरिष्ठ सही है, दृष्टा सही है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। प्रश्न नंबर 122 की ओर हम चलते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध हैं? शुद्ध है अतियोक्ति, गौरव, भरते, महात्म्य, जीवा, अंत्याक्षरी, विपन्नावस्था, परितोषिक, स्वावलंबन, प्रज्वलित, गत्यवरोध और ब्रह्मा, कौन से शब्द है वो शुद्ध है? इसके अंदर महात्म्य, जीवा और अंत्याक्षरी है वो इसके अंदर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है कि हम ये मॉडल पेपर हैं वो शुरू करें हैं और आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमने पहले रीट परी के अंदर हम बात करें तो हमने आपसे वादा किया था कि हम 30 मॉडल पेपर करवाएंगे और उन्हीं में से प्रश्न आपकी रीट क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर है वो देखे थे उनकी रीट है वो निश्चित रूप से क्लियर हो गई, बस उनकी लैंग्वेज है वो चेंज आई थी, लगभग प्रश्न वैसे के वैसे ही रिपीट हो गए थे। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम हिंदी विषय के आपको 20 मॉडल पेपर करवाएंगे और सामाजिक विषय के हम 10 मॉडल पेपर आपको करवाएंगे, टोटल दोनों के हम 30 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। आप सभी को मैंने ये कहा था कि मैं पहले है वो नहीं कहूँगा रिजल्ट से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। जब हम पेपर आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि पेपर आया या नहीं आया। आप पेपर को देख कर के आए हैं और हमारे जो मॉडल पेपर करवाए हैं उनको देख ले, अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में सर सही करवा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी के पास लिंक है वो शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो नीचे लिंक है वो टेलीग्राम, वहाँ पर जाकर के बिल्कुल फ्री मॉडल पेपर है वो टेस्ट शुरू है, आप वहाँ दे सकते हैं। और हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और अन्य जितने भी कोचिंग हैं उन सभी के अंदर 500, 800, 1000 इतने मॉडल पेपरों के पैसे ले रहे हैं बच्चों से, पता नहीं कहाँ क्या करने वाले हैं ये लोग। हम आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप भी हमसे दोगुनी मेहनत करें। और जो चैनल है आपका हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों के पास पहुंचाए। और साइंस की जो मॉडल पेपर हैं वो मैडम के द्वारा कराए जा रहे हैं,
और चैनल का नाम बीपी स्मार्ट एजुकेशन है। वहाँ पर आपको साइंस के मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 23 है कि तुमने हमारे नाक में दम कर दिया है। वाक्यांशों में किस प्रकार की अशुद्धि है? अव्यय संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी या लिंग संबंधी कौन सी अशुद्धि है? तो वचन संबंधित। तुमने नहीं, तुमने हमारे नाक में नहीं, बल्कि तुमने मेरे नाक में दम कर दिया है, तो वचन संबंधी अशुद्धि है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध है वो वाक्य है? हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात के कहने में आपको संकोच न होगा। कौन सा अशुद्ध है ये पूछा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? हम तो अवश्य ही आएंगे, हम अवश्य आएंगे, तो इसके अंदर नहीं आएगा। हम अवश्य ही आएंगे, तब और शायद आ गया। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह इसका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह है वो कौन सा है ये पूछा, तो पहला यानी यह तो योजक चिन्ह हो जाएगा, और यह पूर्ण विराम है, यह अल्प विराम है, और यह अर्धविराम है, ये इसका हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 126 की ओर। विराम चिन्ह का कौन सा, इसके अंदर देर क्या है, कोष्टक के अंदर है, कौन सा है? ये अर्धविराम है, विराम चिन्ह है, अल्प विराम है या हंसपद है? तो ये अर्धविराम चिन्ह का है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, निम्न में से मुहावरा नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फड़कना। तो आपको बता देता हूँ कि मुहावरे के अंदर थोड़ी सी पहचान वैसे मैंने पहले क्लास ले रखी है आपकी, पुराने वीडियो में आप जाकर के देखिए, वहाँ पर मुहावरों की, लोकोक्तियों की पहचान के नियम है वो बता रखे हैं। आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ, मुहावरा के अंदर अंत में अधिकतर है वो ना आएगा। जिसके अंदर आपको ना लिखा हुआ मिले निश्चित रूप से मुहावरा होगा। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है ये पूछा, तो तीसरा हो जाएगा, अंत भला तो सब भला, और सभी के अंदर ना जुड़ा हुआ है, तीसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 की ओर हम चलते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय व्यक्ति होना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भट्टा फूटना, रहस्य प्रकट होना, हो जाना, आंखें देना, क्रोध करना, कौन सा सही नहीं है? यह पूछा, क्रोध देखना बिल्कुल सही, अल्लाह का प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त नहीं हो सकता, अल्लाह का प्यारा होना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है? बेईमान साझेदार से जिना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही भली, या ढोंगी बाबाओं के तो मुँह में राम, बगल में छुरी होना बिल्कुल सही है। हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है, वह तो खेतों में उग जाती, ये इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। गुमराह युवाओं को रोजगार में मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल सही है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 130 है, अपराध क्रोध किस निरपराध का उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप हारे बहू को मारे, अपराध क्रोध किसी, अच्छा दूसरे के ऊपर अपना अपराध किसी दूसरे पर उतारना, उल्टे बांस बरेली को, एक चोर एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, आप हारे बहू को मारे, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आप तो हार गए और दूसरे के ऊपर मार रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 131 है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? विज्ञापन, विज्ञान और भाषा, साहित्य दृष्टि और विज्ञान बोध, चेतना और परिष्कार, विज्ञान और विकास। गद्यांश का सही है वो कौन सा? साहित्य दृष्टि और विज्ञान बोध हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, वैज्ञानिक विद्रोह कर सकता है तब जबकि विज्ञान के बारे में तटस्थ मूल्यों के आधार पर सोचे, या वैज्ञानिक विज्ञान के अलावा भी शून्य मूल्यों के बराबर में सोचे, या जब वैज्ञानिक खूब साहित्य पढ़े, या जब वैज्ञानिक सारी दुनिया को भूल करके वैज्ञानिक शोध में जुट जाए। वैज्ञानिक विद्रोह कब कर सकता है? जो विज्ञान के बारे में वह एकदम से तटस्थ मूल्यों के आधार पर सोचे तो ही हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 133 की ओर। विज्ञान गद्दारी किस प्रकार कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार विज्ञान है वो गद्दारी? वैज्ञानिक शोध के प्रति तटस्थ नहीं, वैज्ञान मूल्यों के प्रति तटस्थ नहीं,
या विज्ञान के प्रति समर्पित नहीं, या विज्ञान उद्देश्यों के प्रति जागरूक नहीं। तो विज्ञान तभी गद्दारी कर सकता है जब उद्देश्यों के प्रति वह जागरूक नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, आप भारतीय साहित्य पढ़कर पश्चिम से अलग सोचते हैं क्योंकि भारतीय साहित्य में विज्ञान के अलावा एक आध्यात्मिक दृष्टि है। हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कैसे प्रश्न कैसे आ गए। तो मित्रों, यह प्रश्न गद्यांश दे रखा है और गद्यांश में से ये प्रश्न आए हैं, तो हम गद्यांश के प्रश्न है वो कर रहे हैं। भारतीय साहित्य वसुदेव कुटुंबकम की सोच रखता है, बिल्कुल सही है। भारतीय साहित्य संतों की सरल भाषा में लिखा गया है, नहीं, गलत है। भारतीय साहित्य साहित्यकार पाठक को अपने से जोड़ लेने में सक्षम है। तो भारतीय साहित्य वसुदेव कुटुंबकम की सोच रखता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, भारतीय साहित्य को पढ़कर आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। आप अधिक वैज्ञानिक हो सकेंगे, आप विज्ञान के प्रयोजन को लोकहित से जोड़ेंगे, इस साहित्य से अपनी चेतना का आध्यात्मिक परिष्कार कर सकेंगे, या साहित्य को अपने व्यक्तित्व के निर्माण की चेतना के अपने निर्माण की चेतना के परिष्कार का साधन मान लेंगे। क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर आप विज्ञान के प्रयोजन के लोकहित से जोड़ेंगे, ये इसका राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब हमें 136 से 140 तक है, वो किस से देने, हम पद्यांश से उत्तर है वो देने हैं। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 136 की ओर। टूटे तरूपमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। विधवा स्त्री के लिए, लता के आश्रय के लिए, स्वयं की मृतपति के लिए, या दलित भारत के लिए। तो जो टूटे तरु है वो गद्यांश में स्वयं के जो मृतपति है उसके लिए प्रयोग हुआ है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, दलित भारत के कवि का क्या आशय है। गरीब भारत, गुलाम भारत, समताविहीन भारत, या रूढ़िग्रस्त भारत। तो दलित भारत है वो कवि का आशय रूढ़िग्रस्त भारत से है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, 138 है, दूर हुआ वह बह रहा है खालिस्तान करुणा की धारा कहने का कवि का क्या उद्देश्य है। पति का प्यार प्रदर्शन करना, जीवितों की निष्ठुरता का चित्रण करना, ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत, या ध्रुव तारे की अटलता का रेखांकन करना। तो दूर हुआ वह बह रहा, जीवितों की निष्ठुरता का चित्रण, करुणा की छाया। तो यह इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 139। कविता में किसकी पीड़ा व्यंगित हुई है। दलित महिला की, धनी स्त्री की, विधवा स्त्री की, या सौभाग्यवती स्त्री की। तो विधवा जो स्त्री है उसकी व्यंजित करुण कथा है, वो पीड़ा कथा दे रखी है, तो तीसरा ऑप्शन है एक विधवा स्त्री है, इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज में विधवा स्त्री के लिए सुख किसमें बदल गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतहीन प्रतीक्षा में, मधुर स्मृति में, अपार खुशी में, अखंड सौभाग्य में। तो किसके अंदर बदल गया है, मधुर स्मृति के अंदर बदल गया, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। परिच्छेद, परि प्लस उच्छेद, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। व्यंजन संधि का पूछा है, अति प्लस आवश्यक। साहित्य इतिहास, साहित्य प्लस ऐतिहासिक, साहित्य ऐतिहासिक। स्वागत, स्व प्लस ये किसके हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण पहला ऑप्शन परि प्लस उच्छेद, परिच्छेद हो जाएगा, और ये स्वर संधि के उदाहरण है। चलते हैं, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 142 है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भला से भलाई, गिरना से गिराहट, ऊपर से ऊपरी, स्व से स्वत्व। स्व से स्वतः हो जाएगा सर्वनाम से, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, रमेश ने अपने मित्र के लिए पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। मित्र के लिए, ये इसके अंदर पूछा है, तो करण कारक है, संप्रदान कारक है। के लिए आया तो कर्ता नहीं, कर्म को संप्रदान, अधिकरण संबंध, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। के लिए आ गया तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 144 की ओर हम चलते हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द शामिश, निष्काम, विहित, नैसर्गिक। निषिद्ध का विलोम शब्द है वो विहित हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है वो नहीं है। प्रहरी,
दंत, गंभीर, पकवान। तो कौन सा तत्सम शब्द है वो नहीं है, पकवान नहीं और सभी तत्सम है, तद्भव हो जाएगा पकवान। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके शब्द समूह के एक शब्द है, इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहें? ज्ञात कहते हैं, अगम कहते हैं, अगाध कहते हैं, अगोचर। तो अगोचर कहते हैं उसको। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147, डफोर संग मुहावरे का क्या अर्थ है? कांपने लगा, कांपने लगना, चिल्लाने लगना, कुख्यात होना, बेवकूफ़ होना। डफोर संग बेवकूफ़ होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? सदोपदेश, सदुपदेश, सदुपदेश या सदोपदेश। तो शुद्ध हो जाएगा सदुपदेश है, सदुपदेश तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 149 की ओर। किस शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? किसे शब्द की प्रथम शक्ति है वो कहा जाता है? विधा को, लक्षणा को, व्यंजना को या अलंकार को? तो प्रथम शब्द शक्ति है, शब्द की प्रथम है वो विधा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, बेल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बेल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? बेल खड़ा है साधारण है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना। तो अभिधा है इसके अंदर, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आज हमने पहला मॉडल पेपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हिंदी भाषा का हम ये मॉडल पेपर कर रहे हैं। पहले हम हिंदी के करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सामाजिक अध्ययन का है टेस्ट है वो करें। आप टेस्ट है वो ज़रूर जाकर के हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के टेस्ट है वो ज़रूर दें। हाँ, आप सभी वॉचिंग हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया हो या हमने कोई भी प्रश्न को जल्दबाजी में उत्तर है वो गलत कर दिया हो, क्योंकि 150 प्रश्न है और हमारे पास जो समय है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, अन्य भी क्लास होती हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के लिए हम अनेक प्रकार की सामग्री है वो लेकर के आए। और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। आप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।